Assalamu alaikum. You are watching M Gulzman Official. Today our topic of discussion is speech sound disorder. In our last lecture, we had discussed about the language disorder, in which we also discussed the definitions of speech, communication, and the language. So again, I am repeating the definition of speech. Especially, what is speech? Speech is our the clear production of sound in which we uh, observe the individual's articulation, fluency and resonance and quality. आप जो अभी बोल रहे हैं उसका साउंड जो है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ आ रही है या नहीं, आपकी जो आर्टिकुलेशन है, जो आपकी अदायगी है अल्फाज की, वो आपकी ज़ुबान से, आपके जबड़ों से, लिप्स से, होंठों से वो अच्छे से अदा हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली ये सब चीज़ें एक स्पीच के अंदर, एक अच्छी स्पीच के अंदर देखी जाती हैं। सो आज हम बात करेंगे स्पीच साउंड डिसऑर्डर की। इसके बेसिकली 4 क्राइटेरियाज दिए गए हैं DSM-5 के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ कि आपको परसिस्टेंटली यानी कि लगातार डिफ़िकल्टी होती है साउंड की प्रोडक्शन के अंदर, आवाज़ निकालने के अंदर, वोकल प्रोडक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही होती है। इसमें बेसिकली जो इसके लिए टर्म यूज़ होती है स्पीच इंटेंजिबिलिटी, जिसके अंदर अब क्या होता है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। जो भी जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, उससे जान छुड़वा रहा होता है। तो उसमें उसको प्रॉब्लम, क्योंकि उसको प्रॉब्लम आ रही होती है वर्बली तौर पे अपने मैसेजेस को कन्वे करने में। एंड सेकेंडली वो ये ऑनसेट इसका वही है कि आपको अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में स्टार्ट हो जाएगा बिफोर द एज ऑफ 4, और ये भी आपके सोशली, ऑक्यूपेशनली एंड एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीच जो भी आप बोलेंगे, आपको बेसिक जो आपका जो मीडियम होगा वो स्पीच ही होगा, आपको लैंग्वेज होगा या कम्युनिकेशन होगा। उसके अंदर जब आपकी आवाज़ ही आपका साथ नहीं दे रही होगी, आपसे प्रॉपर वर्ड्स की अदायगी नहीं हो पाएगी, तो आपकी इन तीनों जगहों पे क्या होगी, परफॉर्मेंस पे असर होगा, आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। एंड इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें देखने वाली हैं इसके क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट के अंदर, वो आपने मेडिकली चीज़ें देखनी है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल में सेरेब्रल पाल्सी आ सकता है, क्लेफ्ट पैलेटी आ सकता है। उसके बाद डेफनेस हो सकती है, कोई हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी हो सकती है, या कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस भी करेंगे डायग्नोस्टिक फीचर्स के अंदर। डायग्नोस्टिक फीचर्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले जो स्पीच जिस पे डिपेंड करती है वो हमारा फिनोलॉजिकल नॉलेज है। फिनोलॉजिकल नॉलेज क्या है कि जो भी वर्ड्स हैं उनसे एक बच्चा वो किस तरह से साउंड कर रहा है वर्ड्स, और उसकी अदायगी किस तरह से करनी है, उसको हाव नाव है या नहीं है। अगर हम उस बच्चे को ए पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे ने ए पढ़ना सीख लिया है, उसको ए की पिक्चर दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते पिक्चर्स के अंदर, साउंड्स के अंदर, कि ये जो लैंग्वेज या जिस लैंग्वेज में ये लफ्ज़ बोला जा रहा है ये साउंड किस तरह से है, इसका सिंबल किस तरह से। फिनोलॉजिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस फिनोलॉजिकल नॉलेज बेसिकली हमारा होता ही साउंड सिंबल नॉलेज से रिलेटेड है। एंड सेकेंडली हमारा कोऑर्डिनेशन है हमारे लिप्स का, जॉज का, टंग का आपस में, कि ये हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं ये अच्छे तरीके से मूव कर पा रहे हैं या नहीं, जिस तरह से हम लफ्ज़ों की अदायगी करना चाह रहे हैं ये उस तरह से मूव कर पा रहे हैं या नहीं, है इसमें कोई फिजिकली प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके बाद आमतौर पे ये डिसऑर्डर है, ये तब डायग्नोस किया जा सकता है जब एक बच्चे की उम्र, यानी कि एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं 3 साल की उम्र में बच्चा अच्छे तरीके से बात करना, समझना सीख जाता है। लेकिन उस एज तक अगर इस बच्चे को जो है चीज़ों की समझ नहीं आ रही, स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, तब हम इसके डायग्नोसिस की तरफ मूव करेंगे। और डिफ़िकल्टीज़ जो होंगी वो इसमें हमने वही बात बार कि ये नहीं, इसमें किसी का फिज़िकली, स्ट्रक्चरली या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में लेके आएंगे। उसके बाद है कि जो 4 साल का बच्चा होता है या 4 साल की उम्र तक जो बच्चा पहुंच जाता है, उसके अंदर इसको
अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर वही बात के बच्चे हर तरह से इस उम्र में बोलना सीख जाते हैं, चीज़ों को समझना सीख जाते हैं। लेकिन 2 साल की उम्र तक इसको 50% तक अंडरस्टैंड किया जा सकता है। 2 साल तक हम इसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे जो हैं 2 साल में बहुत सारी चीज़ों के नाम लेना तो सीख जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली वो उनके बारे में इतना जानते नहीं होते ना, और बहुत सारी चीज़ों की उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। इसके बाद इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म जो यूज़ होती है वो है वर्बल डिस्पैरेक्सिया, जो कि स्पीच साउंड प्रोडक्शन के प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, जिसको हम वर्बल डिस्पैरेक्सिया कहते हैं। इसमें भी जेनेटिक इनहेरिटेड हो सकता है। ये आपकी फैमिली के अंदर कोई भी बंदा हो सकता है जिसको स्पीच से, ये लैंग्वेज से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको इनहेरिटेडली ये बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होगी, और इसकी जेनेटिक हिस्ट्री भी हो सकती है। इसके अलावा उस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में डाउन सिंड्रोम आ जाता है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि 21st क्रोमोसोम जो होता है वो बच्चे की, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम आ रही होती है। उसमें डाउन सिंड्रोम फिज़िकल या डेवलपमेंटल डिले में, डिसेबिलिटीज़ में, फिर जो इसकी मेन वजह आती है फिज़िकल या डेवलपमेंटल डिलेज में या फिज़िकल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की, उसमें डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है 22q डिलेशन। 22q डिलेशन बेसिकली ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है कि 22nd क्रोमोसोम का जो स्मॉल पार्ट है वो मिसिंग होता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी है हमारी लर्निंग के लिए, स्पीच के लिए। बिहेवियरल डिफ़िकल्टी आ जाती हैं इसकी वजह से, इसके मिसिंग होने की वजह से, और इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाता है। तो आमतौर पे हमारी लर्निंग भी डिस्टर्ब होगी उस बच्चे की, और स्पीच भी डिस्टर्ब होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ FOXP2 जीन म्यूटेशन। FOXP2 जीन बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन देता है एक प्रोटीन बनाने के लिए, जिसे हम फोक हेड बॉक्स P2 कहते हैं। फोक हेड बॉक्स P2 प्रोटीन का बेसिकली जो मकसद है वो DNA के अंदर मुख्तलिफ जीन्स को आपस में बाइंड रखना है। जब ये मिसिंग हो जाएगी, ये इसका जो बाइंड नहीं कर पाएगी, बहुत सारे जीन आपस में म्यूटेट हो जाएंगे, और इसका जो बेसिक जो फोक हेड बॉक्स P2 प्रोटीन का जो किरदार होता है वो हमारी लर्निंग के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर और हमारी स्पीच डेवलपमेंटल के अंदर होता है। और ये जब ये ही मिसिंग हो जाएगी, म्यूटेट हो जाएगा, तो हमारी स्पीच भी जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आएगी। और नेक्स्ट हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज आएगी। नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, उसका कल्चरल, रीजनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड देखेंगे उसके अंदर के पीछे से वो ऐसे इलाके में तो नहीं रहा जहाँ पे बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, उसको हम नॉर्मल वेरिएशंस के अंदर लेके आएंगे। एंड नेक्स्ट, हियरिंग या सेंसरी इम्पेयरमेंट तो नहीं है उसे किसी किस्म की। सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर आपकी वही डेफनेस आ जाएगी, या उसकी आई साइड वीक तो नहीं है, वो उसकी ये तो नहीं है कि उसको सही से सुन नहीं पा रहा या वो सही से देख नहीं पा रहा, तो या कोई और सेंसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर आ जाएगा। और स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स के अंदर आ जाएगा, आपकी कोई स्ट्रक्चरली तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट की आ जाएगी। एग्जांपल, क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि आपका जो माउथ का ये चीज़ होती है बच्चों की, ये अंदर को कट सा बन जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो उन बच्चों को फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, और वो इन्हीं बच्चों को आगे जाके जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर की भी साइन सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो रही होती है। एंड इसके अलावा हमने बात की थी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर हमारा सेरेब्रल पाल्सी आ जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है कि आपका जो बच्चा पैदा होता है उसको परमानेंटली जो मसल मोटर प्रॉब्लम होता है, मोटर प्रॉब्लम मतलब ये हो जाएगा कि उसको मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, और उसमें आर्टिकुलेटर्स जो हैं जैसे जाज हैं, लिप्स हैं, टंग है, वो अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो स्पीच रिप्रोडक्शन में से प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा सेलेक्टिव म्यूटिज़म है इसका लास्ट वन। सेलेक्टिव म्यूटिज़म में बेसिकली क्या होता है कि एंजाइटी की वजह से बहुत सारे बच्चे
जो है वो बोल नहीं पाते। सिलेक्टिव म्यूटिज़म ये होता है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं आती तो वो बहुत सारी सेटिंग्स में उस चीज़ को बोलने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या शाय फील करता है, एनजाइटी फील करता है, जिसकी वजह से वो बोलता नहीं है। और फैमिली सेटिंग के अंदर जैसे उसको अपने घर के अंदर या अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने वो अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म भी हो सकता है। सिलेक्टिव म्यूटिज़म इसके साथ को अकरेंस भी हो सकती है स्पीच साउंड डिसऑर्डर के साथ। क्यों हो सकता है वो अपने स्पीच साउंड उससे अच्छे से बोला नहीं जा रहा, तो उसको एम्बेरसमेंट हो और उसको छुपाने के लिए वो लिमिटेड अपनी जो है स्पीच को कर दे, या उसको अपना बोलना बहुत ही लिमिटेड कर दे, लेकिन बाहर बाहर भी लिमिटेड कर ले या घर में भी लिमिटेड कर ले। तो ट्रीटमेंट में आपने इसको भी देखना होता है। असेसमेंट के अंदर आपने चेक करना होता है कि उसको सिलेक्टिव म्यूटिज़म प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर हमने न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को एक्सक्लूड किया था, इसके अंदर भी हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को एक्सक्लूड करेंगे, तभी जाकर उसकी असेसमेंट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीच साउंड डिसऑर्डर। If you people have any question, you can ask me in comments, and people can also give me your feedback as well. Thank you very much.